हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का इंग्लिश पेपर। ये है हमारा सेकंड सेट है। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट सेट सॉल्व करा चुकी हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्लोज टेस्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए पहले आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लिए। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। बिग बैन इज़ द यूकेस मोस्ट आइकॉनिक सिंबल, यानी कि जो बिग बैन है, आपको पता होगा कि बिग बैन यहाँ पे वो स्ट्रक्चर है यूके में, काफ़ी आइकॉनिक सिंबल है यूके का। सिंस 2017 द एलिजाबेथ टावर एंड द बेल इनसाइड हैव बीन डैश रेनोवेशन, यानी कि जो एलिजाबेथ टावर है और जो बेल है वो क्या चल रही है, डैश चल रही है रेनोवेशन में। रेनोवेशन क्या होता है कि जो काम जैसे हम अपने घर को रेनोवेट कराते हैं, यानी कि अपने घर को इम्प्रूव कराते हैं, उसे हम रेनोवेशन बोलते हैं। द स्ट्रक्चर इज़ 160 ईयर्स ओल्ड, जो स्ट्रक्चर है वो 160 साल पुराना है। और एंड डैश उसे क्या चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। डैश मैनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड द नंबर, कितने सालों से लोग जो वो अपना जो मतलब लोग हैं वो जो उसके हैंड्स एंड नंबर्स हैं, यानी कि जो बिग बैन क्लॉक है उसे उसको जो वो क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, उसके जो हैंड्स एंड नंबर्स को पेंट कर रहे हैं। डैश द क्लॉक ब्लैक बट लास्ट थर्सडे, जो उसको कौन से रंग से पेंट किया जा रहा है, ब्लैक रंग से। बट लास्ट थर्सडे क्या हुआ, द वर्कर्स डैश द क्लॉक्स ओरिजिनल कलर पर्शियन ब्लू, पर वर्कर्स ने क्या किया, जो क्लॉक का ओरिजिनल कलर था पर्शियन ब्लू, उसे जो भी किया। हम आगे पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ब्लैंक नंबर 1, अंडरमाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरगोइंग या फिर अंडरटेकिंग। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या था, बिग बैन इज द यूकेस मोस्ट आइकॉनिक सिंबल। सिंस 2017 द एलिजाबेथ टावर एंड द बेल इनसाइड हैव बीन डैश रेनोवेशन, यानी कि जो एलिजाबेथ टावर था और जो बेल थी वो क्या चल रही थी, यानी कि रेनोवेशन के अंदर चल रही थी। यानी कि इसका आंसर क्या हो सकता है हमारा, अंडरगोइंग, अंडरगोइंग रेनोवेशन। क्योंकि अंडरमाइनिंग तो होता है कि अगर आप किसी की मतलब कोई वैल्यू है आप उससे अंडरमाइन कर रहे हो, यानी कि आप उसे कम समझ रहे हो। अंडरस्टैंडिंग करना, अंडरस्टैंड करना। अंडरगोइंग होता है कि वो काम जो प्रोसेस में चल रहा है। अंडरटेकिंग होता है कोई जॉब अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरगोइंग। आगे बात करते हैं ब्लैंक नंबर 2, नीड, वॉज नीडिंग, इज नीडेड, हैज़ नीडेड। इसमें यानी कि हम आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं कौन सा टेंस आएगा इसमें। देखो यहाँ पे लिखा है एंड द बेल इनसाइड हैव बीन अंडरगोइंग रेनोवेशन, द स्ट्रक्चर इज 160 ईयर्स ओल्ड एंड डैश रेगुलर मेंटेनेंस, यानी कि एंड हैज़ नीडेड रेगुलर मेंटेनेंस, यानी कि उसे आज भी जो रेगुलर मेंटेनेंस उसे आज भी चाहिए। यानी कि जिस सेंटेंस हमारा चला जाएगा प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट का ऑप्शन है तो हमारे पास सिर्फ इज नीडेड तो नहीं होगा, तो इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा हैज़ नीडेड। तो सही आंसर है हमारा हैज़ नीडेड। आगे बात करते हैं अबाउट, फॉर, बिफोर और इन तीनों में से कौन सा आएगा, हम पहले वो पढ़ लेते हैं। तो तीसरा साल है डैश मैनी ईयर्स। आपको पता ही होगा जब हमारे ईयर्स आ जाते हैं वो भी वो सारे, तो हम या तो सिंस का यूज़ करते हैं या फिर फोर का यूज़ करते हैं। सिंस तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि सिंस वैसे भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सिंस तो हम किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सही हमारा फॉर मैनी ईयर्स। फॉर मैनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड द नंबर्स, तो इसका सही आंसर है फॉर मैनी ईयर्स। तो आगे बात करते हैं टू, ऑफ, एट और फोर, इनमें से क्या आएगा हमारा आंसर। तो लिखा हुआ फॉर मैनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड द नंबर्स ऑफ द क्लॉक, यानी कि किसका, ऑफ द क्लॉक ब्लैक, यानी कि जो उसके हैंड्स और नंबर थे वो लोग क्या पेंट कर रहे थे, उसको ब्लैक पेंट कर रहे थे, यानी कि ऑफ द क्लॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑफ। आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर के लिए, इम्पार्टेड, इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड और कंसील्ड। ठीक है ना। इम्पार्टेड होता है यानी कि आप कोई चीज़ एक दूसरे से अलग कर दो। इन्वेंट होता है यानी कि आप कोई चीज़ नई बना लो। डिस्कवर होता है कि जैसे कोई चीज़ पुरानी है आपने उसे पता लगा लिया, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ग्रेविटेशन। जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन ढूंढी थी तो वो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि उसने नई चीज़ बना दी है, बल्कि वो तो धरती पे पहले से मौजूद थी। उसे न्यूटन ने बताया था कि इस तरह की कुछ चीज़ धरती पे होती है, उसे हम डिस्कवर्ड बोलते हैं। इन्वेंटेड कोई भी चीज़ जो आप नई बना दो, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये सब इन्वेंट किए गए थे। और कंसील होता है कि कोई चीज़ आप छुपा लो,
तो आगे हम ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा आएगा इसमें। तो ऑफ द क्लॉक ब्लैक बट लास्ट थर्सडे द वर्कर्स डैश द क्लॉक्स, यानी कि जो वर्कर्स ने थे क्लॉक का ओरिजिनल कलर ढूंढ लिया पर्शियन ब्लू, यानी कि उन्होंने डिस्कवर किया, क्योंकि उन्होंने कोई इन्वेंट तो नहीं किया, नई चीज़ इन्वेंट नहीं की, बल्कि उन्होंने जो ओरिजिनल कलर था क्लॉक का उससे क्या कर लिया गया, डिस्कवर कर लिया गया। तो इसका सही आंसर हमारा आ जाएगा डिस्कवर्ड। तो दिस वन इज़ राइट आंसर। आगे बात करते हैं। इसमें आपको बताना है कि जो अंडरलाइन हमारा जो ऑप्शन है, इसमें अंडरलाइन पार्ट ये वाला है, यू नीड नो बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है। इसे हम, ये हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो हम इसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। ओ व्हाट अ लवली नेकलेस, यू नीड नो बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। आप याद रखिएगा कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो नीड के साथ यूज़ होते हैं, तो उसमें जो हमारी जो वर्ब लगती है वो लगती है हमारी हैव। तो इसका सही आंसर होगा नीड नॉट हैव बाउट, नीड नॉट हैव बाउट, दिस वन इज़ द राइट आंसर, नीड नॉट हैव बाउट। आगे बात करते हैं एक्सोटिक। इसे हमें आपको एंटोनियम बताना है। एक्सोटिक, एक्सोटिक होता है कोई भी चीज़ जो नई हो, यानी कि न्यू हो, बिल्कुल अलग हो, यानी कि जिसे जानने के लिए हम क्यूरियस हों भी वो चीज़ कैसी है, बिल्कुल नहीं हो। और जो चीज़ ऑर्डिनरी होगी, यानी कि बिल्कुल सामान्य होगी, उसे हम, उसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। यानी कि एक्सोटिक का जो एंटोनियम है, सिनोनिम है, वो एलियन हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है, क्यूरियस भी हो सकता है, यानी कि जो चीज़ नई हो, रंग बिरंगी हो, जिसे जानने के लिए हमें इच्छा हो, उसे हम एक्सोटिक चीज़ बोल देते हैं। और वो बट जो चीज़ ऑर्डिनरी हो वो इसका एंटोनिम हो जाएगी, यानी कि जो चीज़ साधारण हो। दिस वन इज़ आंसर। आगे बात करते हैं इन द सेंटेंस। इसमें हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है इस सेंटेंस में। तो देखिए, आई विजिटेड माई फ्रेंड टू हुम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट। तो इसमें देखिए जो जो हमारा आई विजिटेड माई फ्रेंड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जहाँ पे जो लिखा हुआ है ना टू हुम, इसमें ही गलती है, क्योंकि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा फ्रेंड, माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है। तो जो हुम है, हुम हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, पर यहाँ पे जो हम रेफ़र कर रहे हैं वो अपने फ्रेंड को रेफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे यानी कि आएगा हु, टू हु आई मेड एन अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू हुम, इसकी जगह क्या आएगा, टू हु आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें हमें क्या बताना है कि जो हमारा सेंटेंस है ये भी हमारा इम्प्रूवमेंट का है, तो इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है ये वाला है, सो एक्सपीरियंस एस। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पूरी ड्यूरिंग साइक्लोन फानी, यानी कि मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ कि कभी ना हो, जैसा कि मैंने जो पूरी में साइक्लोन आया था फानी उस समय हुआ था। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, अंडरलाइन पार्ट है सो एक्सपीरियंस एज, तो सो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, इसमें आएगा सच एक्सपीरियंस, यानी कि इस तरीके का एक्सपीरियंस। आप एग्जांपल दे रहे हो उसे, तो सच एक्सपीरियंस एज फानी, ये याद रखिएगा। आगे इसमें हमें बताना है एप्रोप्रिएट ब्लैंक फिल करना है। तो पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प दैम, यानी कि जो पीपल की विल है, लोगों की जो अपने अंदर की जो ताकत है वो उन्हें क्या कर सकती है, मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, यानी कि उन्हें उन चैलेंजेस से लड़ने की हिम्मत प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि जो चैलेंजेस से आगे बढ़ने की। तो आगे बढ़ने का ऑप्शन क्या होगा, ओवर वैल्यू, मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ की कीमत है उसे ज़्यादा बढ़ा दें तो ओवर वैल्यू हो जाएगी। ओवर डू, यानी कि कोई काम को ज़्यादा कर देना। ओवरव्यू होता है कि अपने नज़रिए से ज़्यादा ऊंचा देखना। और ओवरकम होता है कि जो अपने चैलेंजेस है लाइफ के, उससे जो आपकी जो चैलेंजेस आई हैं लाइफ में, जो मुसीबतें हैं, उससे आप पीछे छोड़ दो, तो वो हो जाता है ओवरकम। तो इस सेंटेंस के हिसाब से हमारा जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा ओवरकम। तो दिस विल बी अवर आंसर, ओवरकम। आगे इसमें हमें बताना है कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वन हु डज़ नॉट फॉर टायर ईजली, यानी कि जो आदमी कभी जल्दी थकता ना हो उसे हम क्या कहेंगे। इनफॉलिएबल का मतलब होता है कि जो चीज़ परफेक्ट हो, यानी कि कोई भी जो आदमी है वो मिस्टेक ना कर सके, यानी कि कोई भी मिस्टेक ना कर सके, उसे हम इनफॉलिएबल बोलते हैं। डिफैटिगेबल होता है कि जो बंदा कभी भी थकता ना हो, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा इनडिफैटिगेबल। तो इनएविटेबल होता है जो चीज़ हम अवॉइड ना कर सकें, यानी कि हम कभी भी अवॉइड ना कर सकें उसे, वो होता है इनएविटेबल। और इंडेलिबल होता है कि जैसे आपने कोई मार्क्स बना दिए जिसे आप कभी रिमूव ना कर सको, उसे हम बोलते हैं इंडेलिबल। अगला सेंटेंस है हमारा, इसमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है हमें।
तो पढ़ते हैं, द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज। आप देखिए पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि हैज़, जब हैज़ आया है तो हैज़ के साथ कौन सी वर्ब आती है, हैज़ प्रपोज्ड, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकलता है। तो फर्स्ट पार्ट किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हैज़ प्रपोज्ड, ये हमारा सही आंसर है। द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर विच विल रन पैरेलल टू द नेशनल हाईवे। ठीक है, आगे हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से इसमें है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, यानी कि जो चर्च में लोग गाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोला जाता है क्वायर। ठीक है, क्वायर। और बैंड होता है, जैसे कि जो लोग बारात वगैरह में नाचते हैं उन्हें भी हम बैंड बोलते हैं, यानी कि जो म्यूज़िक होता है, इसमें भी है तो सिंगर्स वगैरह म्यूज़िक वगैरह ही, पर यह है स्पेशली चर्च के लिए। होस्ट होता है, जैसे कोई भी अगर हम हमारे घर अगर रिलेटिव वगैरह है तो हम उसे होस्ट करते हैं, यानी कि हम उसे उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। या फिर कोई भी अगर कोई टीवी शो है उसे होस्ट कर रहा है तो उसे भी हम होस्ट बोलते हैं। ट्रूप हम बोल सकते हैं, जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है ये सोल्जर्स के लिए यूज़ हो सकता है। या फिर अगर कोई बहुत बड़ा ग्रुप है पर्सनस का कलेक्टिवली, तो उसे भी हम ट्रूप बोल सकते हैं। आगे, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, यानी कि इसमें से हमें रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड यूज़ करना है। तो बैरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बैरन भी सही लिखा हुआ है। बैरन का मतलब होता है जो चीज़ बंजर हो, जो चीज़ बंजर हो, यानी कि जिस पे कुछ भी उग ना सके। और बैरल ये गलत लिखा हुआ है, बैरल होता है BAREL, बैरल, यानी कि जो हमारे पेट्रोल के जैसे हम बोलते हैं कि बैरल है कि कितने लीटर बैरल आएगा पेट्रोल में, तो उसे बैरल बोलते हैं। और बैरियर होता है, यानी कि जो चीज़ हमारे कोई रोक हो, कोई यानी कि रोक हो, उसे हम बैरियर बोलते हैं। आगे, गिवन बिलो, इसमें जंबल सेंटेंस आ गया हमारा, यानी कि जो पैराग्राफ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सब्जेक्ट ढूंढिए, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा होगा। अगर हम पढ़े मोस्ट ऑफ दम, यानी कि दम है, इससे पहले यानी कि कोई इसका वो आया होगा, नाउन आया होगा, तो ये हमारा ए नहीं हो सकता, ए को काट दो। ठीक है, ये कट गया हमारा, ये नहीं हो सकता आंसर। नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, ये हमारा हो सकता है, क्योंकि ऑल प्रिजनर्स हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। सो दे डिजर्व, तो यहाँ पे फिर से दे आ गया, ये भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा। तो देखो सी तो कोई ऑप्शन ही है, स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर आया देयरफॉर हमेशा लगता है हमारा जो कंक्लूजन पॉइंट होता है, यानी कि देयरफॉर हमेशा हमारा एंड में आएगा। तो आप देखिए डी हमेशा एंड में कहाँ पे आ रहा है, डी एंड में जहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व, हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ा और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। वैसे आपको इसका मतलब समझा दूँ कि देखो, नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, यानी कि सारे जो प्रिजनर्स होते हैं वो कोई क्रिमिनल नहीं होते हैं, बट क्योंकि जो मोस्ट ऑफ देम है आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसिस, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जेल में हैं जो अपनी हालातों की वजह से जेल में हैं, इसीलिए सो दे डिज़र्व अ चांस, तो उन्हें एक चांस मिलना चाहिए टू रिहैबिलिटेट देमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप को फिर से दोबारा स्थापित कर सकें, यानी कि अपनी पहचान बना सकें। सो देयरफॉर लर्निंग ए ट्रेड वुड हेल्प देम री इंटीग्रेट विद द सोसाइटी, तो उन्हें कुछ ऐसा काम सिखा देना चाहिए ताकि वो दोबारा फिर से अब जो सोसाइटी है उसमें फिर से वापस जुड़ सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा BACD। आप ऑप्शन की हेल्प से जाइए, बहुत आपका इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे बात करते हैं, टू एयर डर्टी लाइनर इन पब्लिक, इसका मतलब होता है कि जो अपनी गंदी चीज़ें हैं उसे पब्लिक में उछाल देना, यानी कि आपके जो प्राइवेट अफेयर्स हैं, अपनी सीक्रेट बातें हैं, उसे पब्लिक में उछालना, यानी कि खुलेआम बात करना, अपने प्राइवेट चीज़ें हैं उसे हम बोलते हैं टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, यानी कि टू एयर डर्टी लाइनर इन पब्लिक। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें भी फिर हमें फिर से पैराजम्बल है, वही आप सेम ट्रिक का अपनाइए, आपको ईजी लगेगा। तो देखो फर्स्ट हमारा आया है ही, यानी कि ही हमारा क्या प्रनाउन, इससे पहले नाउन आया होगा तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा ए से, यानी कि ए हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इसे रिजेक्ट कर दो। एम्परर अकबर वाज इन द हैबिट ऑफ पुटिंग रीडर्स एंड पजल्स टू हिज कोर्टियर्स, फिर से एम्परर अकबर है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो सकता है बी से, क्योंकि एम्परर अकबर क्या है, एक नाउन है। वंस ही आस्क्ड, फिर से देखो जहाँ पे ही है, यानी कि ही इससे पहले नाउन आया होगा तो ये भी हमारा सी वाला नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यही दो ऑप्शन बचे, यानी कि हमारा बी से शुरू होगा, बस आगे BA भी, यानी कि दोनों मतलब पेयर बन गए BA के, तो यानी कि आएगा ही आएगा। अब हमें देखना है कि वो C आएगा या फिर D आएगा, तो पूरा पढ़ लेते हैं। एम्परर अकबर वाज इन द हैबिट ऑफ पुटिंग रीडर्स एंड पजल्स टू हिज कोर्टियर्स, यानी कि जो एम्परर अकबर थे वो उनकी आदत क्या थी कि वो अपने जो उनके दरबारी थे उनसे वो पजल्स वगैरह पूछते रहते थे। ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस विच वर स्ट्रेंज एंड विटी, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे जो बहुत ही मतलब चालाकी से जवाब देने वाले क्वेश्चंस होते थे। और एक दिन उन्होंने क्या किया, स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछ लिया,
जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया। तो इसका मतलब जो हमारे आएगा सी वाला। और बहुत जो मतलब इस तरह के जो आंसर थे उन्हें देने के लिए बहुत विजडम लगती थी। तो आपका ये आंसर आएगा डी, क्योंकि इसमें जो बात की गई है इसमें बात की गई है। ध्यान से देखिए आप, देखिए ये है हमारा डी वाला। इट टुक मच विजडम टू आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि ये दिस क्वेश्चन है। तो ये हमारा पहले आएगा, इसके बाद आएगा जो उन्होंने स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा था, दैट कन्फ्यूज एवरीवन। तो हमारा आंसर सही बनेगा बी ए डी सी। सही आंसर है बी ए डी सी। आगे ये हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन एन डैश फैमिली, he chose to fight all odds and emerged as a notable statesman। यानी कि एक इस तरह का कि फैमिली में पैदा होने के बावजूद उसने चूज़ किया कि वो जो उसके साथ जो गलत चीज़ें हैं वो सबसे फाइट करेगा और एक तरह का बहुत प्रसिद्ध आदमी बनेगा। यानी कि वो किस तरह की फैमिली में बोर्न हुआ होगा, यानी कि गरीब फैमिली में बोर्न हुआ होगा, इस तरह का वर्ड आएगा, यानी कि एक नेगेटिव वर्ड आएगा इसमें। तो इम्पेकेबल होता है यानी कि जो फैमिली बहुत अच्छी हो, रिच हो, इस तरह की परफेक्ट फैमिली हो एक तरह की, ठीक है। इमैक्युलेट का मतलब भी परफेक्ट ही होता है, यानी कि इसमें परफेक्ट तो वर्ड फिट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा कंट्रारी दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा और यहाँ पे सेंटेंस हमारा जा रहा है पॉजिटिव में। इंटेलिजेंट फैमिली भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब होगा, इसमें आंसर आएगा पॉवरिश्ड फैमिली। इसका मतलब होता है जो कि पुअर फैमिली हो, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। आगे बात करते हैं सिनोनियम की। हमारा वर्ड है हिंड। हिंड का मतलब होता है जो चीज़ हमारी पीछे की तरफ हो, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे जो मिरर लगे होते हैं मोटरसाइकिल वगैरह में, जिसे वो बोलते हैं रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा रियर व्यू, यानी कि जो पीछे की तरफ हो। और जो नियर फर्स्ट और फ्रंट, यानी कि जो सामने हो या फिर नज़दीक हो, इसे हम नियर बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है इनएंडो। इसका मतलब होता है कि अगर किसी को गलत बोलना, यानी कि किसी को इस तरीके से बोलना ताकि उसे एम्बैरेसमेंट फील हो। तो जो इम्प्लीकेशन होता है उसका मतलब भी यही सेम होता है कि किसी को एम्बैरेसमेंट फील कराना। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे एविडेंस, वेरिफिकेशन और प्रूफ, तो आपको पता ही होगा कि जो सबूत वगैरह होते हैं उसे हम एविडेंस वगैरह बोलते हैं। आगे हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि हमें इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म बदलनी है। तो मिसिस गुप्ता सेड टू मी, वाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन। मिस्टर गुप्ता ने मुझसे पूछा कि आप लोग ये बॉयज़ धूप में क्यों खड़े हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये है सेड टू मी, यानी कि ये हमारा यहाँ पे आएगा आस्क्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा है टोल्ड मी, तो कट गया ये, इसे पढ़ने की आगे ज़रूरत भी नहीं है। ये मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मी हो सकता है, मिस्टर गुप्ता सेड टू मी ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे, तो अब देख लीजिए, यहाँ पे दीज बॉय है तो इसका दोज बन जाएगा। तो जहाँ पे दोज बॉयज़ हैं, यहाँ पे फिर से दीज बॉय है, ये भी आपका ऑप्शन कट गया। आपको आगे पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। पर इसको बात कर लेते हैं कि कैसे आया ये। तो दीज का हमारा कन्वर्ट होगा दोज बॉयज़ में, और जो आर होगा वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वर में। तो मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मी वाई दोज बॉयज़ वर स्टैंडिंग इन द सन, ठीक है। आगे बात करते हैं रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड की। तो एश्योरेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एश्योरेबल भी सही लिखा हुआ है, और एश्योर भी सही लिखा हुआ है, और एश्योर्डली। ये एश्योरेंस गलत लिखा हुआ है। इसमें एश्योरेंस की स्पेलिंग हो जाएगी ASSURANCE, एश्योरेंस। यहाँ पे ई नहीं आएगा, इसकी जगह ए आएगा। आगे बात करते हैं एंटोनियम की। तो हमारा वर्ड है सक्सिएंट। इसका मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड वर्ड्स में हो, यानी कि कुछ हम ब्रीफ में बोलें उसे हम बोलते हैं सक्सिएंट। तो जो पीथी होता है वो भी इसका मतलब होता है, टर्स का मतलब भी ब्रीफ ही होता है, और कट का मतलब भी ब्रीफ होता है। हमें पूछा है एंटोनियम, यानी कि इसके उल्टा। ब्रीफ का उल्टा क्या होगा, जो चीज़ बहुत लंबी वर्ड में कही जाए। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी बात कुछ छोटे शब्दों में कह देते हैं, और कुछ होते हैं बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे लेंथी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा लेंथी। आगे बात करते हैं पैसिव फॉर्म की। तो हम इसे हमें पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द गार्डनर हैज़ माउड द लैंड, यानी कि जो गार्डनर था उसने जो लैंड था, लॉन था, उसे हम माउड कर दिया। तो यानी कि जो हमारा लॉन है, द लॉन पहले आ जाएगा। तो इसमें देखिए द गार्डनर पहले हैं, तो ये आप काट दीजिए बिना पढ़े ही। ये हैज़ है, यहाँ पे हैज़ तो नहीं आएगा, यानी कि इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैज़ बीन मोड। तो हैज़ बीन मोड आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो
पैसिव फॉर्म में जो हैज़ होता है वो हैज़ बीन कन्वर्ट हो जाता है। तो द लॉन हैज़ बीन मॉड बाय द गार्डनर। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन करिए। थैंक यू।